नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की CBSE बोर्ड द्वारा जारी आदर्श प्रश्न पत्र का अभ्यास हल सहित करेंगे। समझेंगे कि किस तरह प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र हल करते समय हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र हल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रश्न पत्र में दिए हुए निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। कुछ समय आपके पास टाइम होता है, पहले प्रश्न पत्र पढ़ने का, उसमें निर्देश पढ़ें और प्रश्न पत्र को पढ़ें और प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करें कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। उसके बाद एक प्रश्न करने के बाद उसमें दूसरा जो प्रश्नोत्तर आप शुरू करें लिखना, तो उसके बीच में एक दो लाइन छोड़ दें। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि एक प्रश्न होता है, उसके कई भाग हैं। मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 के 5 भाग हैं, तो ये नहीं कि आप एक भाग कहीं करेंगे, दूसरा भाग कहीं बीच में कर दिया, तीसरा भाग अंत में कर दिया। ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो कोशिश तो आप ये करें कि पूरा प्रश्न पत्र क्रम से ही आप हल करें। अगर ये नहीं कर सकते तो इतना ज़रूर कर लें कि एक प्रश्न में प्रश्न के जितने भी भाग हैं वो एक साथ इकट्ठे ही हल करें। दूसरी बात, आपको लिखाई बिल्कुल साफ सुंदर होनी चाहिए कि पेपर चेक करने वाले आपके उत्तरों को ध्यान से अच्छे से समझ सकें। ये नहीं कि इतनी गंदी राइटिंग लिख दी कि समझ में ही कुछ ना आए, तो आपको अंक कैसे प्राप्त होंगे। अब आपकी प्री बोर्ड भी होंगे, फिर वार्षिक परीक्षा भी होनी है, तो आपको इसका प्रश्न पत्र को हल करने का सही तरीका आपको आना चाहिए। आप प्री बोर्ड को ही वार्षिक परीक्षा मानकर ही पेपर को हल करेंगे। एक आप नीले पेन का ही प्रयोग करेंगे। प्रश्न पत्र को हल करते समय नीले के अलावा किसी भी पेन का प्रयोग नहीं करना है। और नीला पेन भी ऐसा हो कि या तो बाल हो या बॉल पेन का प्रयोग कर सकते हैं, या जेल का या स्याही का करें, तो ऐसा ना हो कि वो स्याही फैले। इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक आप जैसे कोई भी प्रश्न पत्र में जो प्रश्न दिए हुए होते हैं उनमें से क्या करते हैं कि उसको पूरा नहीं लिखते। जैसे विकल्प दिया हुआ है, पहले कोई भी क्वेश्चन है उसके भाग का पहले भाग का मान लिया 40 अंक का आपका बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, तो उसमें क्या करते हैं कि मान लिया उसका क भाग उत्तर है, तो आप पहला भाग लिख के क लिख देते हैं, बस विकल्प नहीं लिखते। ये गलत तरीका है। उसके साथ पहला भाग, ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरी हो जाएगा, उसका भाग 1 भाग का क उत्तर है, तो उसमें कौन सा विकल्प है वो जरूर लिखेंगे। आपके पास पर्याप्त समय है, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर को हल करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे में पेपर करके बैठ जाएं, नहीं। पूरे समय से पहले आपका 10-15 मिनट पहले आपका पेपर अच्छे से हो जाए, आप रिवाइज भी कर सकें। इस तरीके से आपको समय का निर्धारण करना है, समय को बांटते चलना है। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे लघु कथा या पत्र है, कई विद्यार्थी क्या करते हैं उसमें पहले का ये भाग, पहले भाग का उत्तर ये है, दूसरे का ये है, ये ऐसे लिख देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं। आप पूरा पत्र लिखेंगे और जो उसमें उत्तर लिखना है तो एक भाग का ये है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे ही लघुता में करेंगे। और जैसे मिलान के आते हैं क्वेश्चन, उसमें क्या करते हैं, मान लिया पहला भाग है, पहले भाग का ग उत्तर है, तो आपको पहला लिखा आपने, और कई विद्यार्थी करते हैं और ग से मिला दिया, ना तो पहले भाग में क्या है वो वाक्य लिखा, ना ये लिखा कि ग में क्या है। तो आपको ये नहीं करना है, पूरा आपका ये लिखना है कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, ऐसे लिख के और वो मिलाने हैं, तो उधर भी पूरा ये आपको वाक्य लिखना है। ये गलतियां आपको नहीं करनी है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब देखते हैं
आदर्श प्रश्न पत्र। आपका 3 घंटे का पेपर है, 80 अंक का है और इसमें निर्देश जो दिए हुए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे कि कितने आपका पेज का ये पेपर है, ये इसमें लिखा होता है, क्योंकि ये यह ना हो कि किसी बच्चे का कोई पेपर में कोई पेज कम हो। क्वेश्चन लिखे हैं कि इतने क्वेश्चन आपके हैं इस पेपर में, इतने क्वेश्चन हैं, तो पूरे आपके प्रश्न पत्र को आप चेक कर लें कि इतने ही हैं, सबके प्रश्न पत्र में इतने क्वेश्चन होने चाहिए। उसके बाद आपके पास समय है कि आपके पास आधा घंटा पहले होता है, उसमें आप अपने पहले तो उत्तर पुस्तिका में जो कॉलम दिए होते हैं वो भरते हैं और उसके बाद आपका 15 मिनट का समय है प्रश्न पत्र को पढ़ने का, कि प्रश्न पत्र को पढ़ें, उसमें क्या क्या पूछा गया है वो आप समझ लेंगे, उसके बाद ही लिखना शुरू करेंगे। प्रश्न पत्र के इसमें स्वरूप हैं। एक 40 अंक का बहुविकल्पात्मक है और 40 अंक का वर्णनात्मक है। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 1। सबसे पहले बहुविकल्पात्मक आपके प्रश्न दिए गए हैं इसमें। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचित संधिपदं संधि विच्छेद वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पद में संधि करें या संधि विच्छेद करें। तो इसमें आप देखेंगे केवल 6 ही करने हैं, तो जो आपको सही आते हैं पहले वही करने हैं, पहले वही चेक होते हैं। जो शुरुआत में आप मान लिया 7 के साथ कर दिया और बीच का कोई गलत है तो कई बार ये होता है कि वो पहले ही 6 चेक कर लेते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे पहला है, अब आपने सभी पार्ट पढ़ लिए, आप तो प्री बोर्ड देने वाले हैं, तो आपको अब आने चाहिए विकल्प, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसका क्या है। जैसे पहला है कस्य सवजन शब्दः जमा में लज्जाम उत्पादिष्यति, तो शब्दः जमा में, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका संधि क्या बनेगी, शब्दों में, ये हो जाएगा। अगला है प्रत्युत्तरम, तो क्या आएगा, प्रति जमा उत्तरम। खलवस्य, तो कौन सा आएगा विकल्प इसमें, पहला ही आएगा खलु जमा अस्य। अन्य ही जमा नृपहि, तो क्या आ जाएगा, कौन सा आएगा इसमें विकल्प को देखेंगे तीनों को ध्यान से, कौन सा ठीक है, तो इसका है ग भाग ठीक है। 5वां भाग देखेंगे उपगतस्तत्र, तो क्या आ जाएगा इसमें, उपगतः, स का हटा के क्या आ जाएगा, विसर्ग, उपगतः जमा तत्र। 6वां भाग भोजनान्ते, भोजनान्ते का क्या होगा, इसमें तीनों विकल्प देखेंगे तो कौन सा लग रहा है आपको, भोजन जमा अंते, ख भाग। 7वां भाग न जमा एकेन, तो क्या बन जाएगा, नैकेन, न में जुड़ के आई बन गई तो नैकेन, ये आपका ठीक विकल्प होगा। और आपको क्या लिखना है, आप इसमें जैसे ये पूरा भाग 1 ये लिख के शब्द कस्य सवजन शब्द है जमा में लज्जाम उत्पादिष्यति, फिर उत्तर लिखेंगे क भाग शब्दों में, इस तरीके से लिखेंगे। ये आपके उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। पहले प्रश्न के सभी भागों के उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचित समस्त पदम विग्रह वाक्यम वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुते। कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों का समस्त पद या विग्रह पद छाटें। आपको 6 इसमें 5 ही भाग करने हैं। तो पहला क्या है, रेखांकित पद, रेखांकित पद है शक्र समय, तो क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा विकल्प सही लग रहा है आपको। अब आपने पाठ तो सारे पढ़ लिए, आप तो प्री बोर्ड के लिए तैयार हैं, तो आपको पता होना चाहिए, तो क्या आएगा इसमें, सक्रेण समः, सक्रेण समय। दूसरा भाग क्या, अश्व पृष्ठात्, तो क्या आ जाएगा, अश्वस्य पृष्ठात्, घोड़े की पीठ से। तीसरे भाग में रेखांकित पद क्या है, सक्रोधम, तो क्या आ जाएगा, इसका क्या बनेगा,
क्रोधेन, क्या आ जाएगा? क्रोधेन सहितम। चौथा भाग ललाट पुट संस्थिता, तो इसका क्या बनेगा? ललाट पुटे संस्थिता, माथे पर स्थित। ये उत्तर थे। अब ये भाग रह गए थे इसके, ये देखेंगे। इच्छाम जमा अनतिक्रम में, तो क्या इसका हो जाएगा? क्या बनेगा इसका? यथेच्छम, क भाग। उसके पश्चात कामम च क्रोधम च लोभम च, अब दो से ज़्यादा हैं, बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा? काम क्रोध लोभान। क्या आ जाएगा? काम क्रोध लोभान, ये उत्तर होगा। सर्व विद्या निष्णाता, कि सभी विद्याओं में निपुण, तो क्या आ जाएगा इसमें? सर्व विद्यासु, सर्व विद्यासु निष्णाता का क्या बन जाएगा? सर्व विद्या निष्णाता। क्या जाएगा इसमें? ख भाग आएगा, सर्व विद्या निष्णाता। इस प्रकार ये इनके उत्तर थे। प्रश्न नंबर 2 के सभी भागों के उत्तर आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितं संयोजितं विभाजितं वा प्रकृतिं प्रत्ययं प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पद में उचित प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या अलग करके लिखें। तो सबसे पहला भाग क्या है इसमें? रेखांकित पद क्या है? अभिहितम, तो अभिहितम का क्या बनेगा? पहला विकल्प आएगा अभी जमा धा जमा कत। अगला रेखांकित पद दूसरे भाग में क्या है? निरीक्षमाण है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आप ध्यान से, क्योंकि आपने पढ़ लिया है सभी पाठों में से ही आपके संधि समास प्रत्यय सभी आपके पाठों में से ही है, तो निरीक्षमाण का क्या आएगा? ग भाग, निर्जमा इक्ष जमा शानच। सेव जमा अनियर, अनियर का क्या जुड़ता है? अनियर प्रत्यय में क्या जुड़ता है? अनिय, तो सेवनीय, सेवनीय। और ये देखना पड़ेगा इसमें कि तानी है, तानी के साथ ही बहुवचन है, तत्ते तानी, तो सेवनीय के साथ क्या हो जाएगा? सेवनियानी। कौन सा विकल्प आएगा? ये आपको खास ध्यान रखना कि विशेष और विशेषण से समान उसकी विभक्ति के होने चाहिए, विभक्ति पुरुष के होने चाहिए। अब भाग 4 देखेंगे। बलवान, बलवान में क्या है? बल जमा मतुप, कौन सा प्रत्यय है इसमें? मतुप, मतुप में वानवती वत जुड़ते हैं। 5वां संन्यास जमा इन, इनका दीर्घ ई जुड़ती है, तो क्या बन जाएगा? सन्यासी। ये आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ क्या जुड़ता है। 6ठा भाग व्यवस्थित जमा टाप, टाप का क्या जुड़ता है? आ, तो क्या जहाँ भी टाप प्रत्यय आएगा तो आप उसके साथ आ जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? आ, तो क्या बन जाएगा इसमें? व्यवस्थिता। पुत्रवती, तो पुत्रवती का क्या होगा इसमें? पुत्रवत जमा गीप, पुत्रवत जमा गीप, पहले वाला विकल्प आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर 3 के उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। समुचितम उपपद विभक्ति रूपम चिनुते हैं, उचित उपपद विभक्ति रूप चुने। पहला भाग है न परमदितव्यम, क्या आ जाएगा? किस, हमें आलस नहीं करना चाहिए किससे, तो क्या आ जाएगा? स्वाध्यायात, स्वाध्याय से। अगला भाग सहोदरम अपहाय राज्य रिक्तस्थान प्रयच्छामि, सहोदर अपने सगे भाई को छोड़कर राज्य प्रयच्छामि, राज्य किसको देता हूँ, तो क्या आ जाएगा? पुत्राय, देने अर्थ में
चतुर्थी विभक्ति है पुत्राय, पुत्र को प्रयच्छामि, देता हूँ। तीसरा भाग ततः कर्मात् राजनी रिक्स्थान स्थिति संप्राप्त राज्य संपत्ति मुंजय। राजा के होने पर, क्या होने पर? दिवंगते, स्वर्गवास होने पर। अब अगला भाग है, ये इनके उत्तर हैं। एक बार चौथे भाग का ये एक भाग रहता है, ये देख लेते हैं। सह पुनः डैश अनंतरम तमेव पादध्वनिं श्रुतवान। तो इसमें क्या है? क्षणात् क्षणेन या क्षणाय, तो इसमें क्या आएगा? क्षणात्। सह पुनः क्षणात् अनंतरम, क्षण के पश्चात, पादध्वनि श्रुतवान, सुनी, तो इसमें क्या आ जाएगा? क्षणात्। ये आंसर होगा। अब ये प्रश्न नंबर 4 के उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। भाष्य कार्यम निर्देशानुसारम उत्तराणि चिनुते, निर्देश के अनुसार उत्तर छाटे। पहला भाग देखेंगे। कुंडला राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निष्णाता जाता, कि कुंडला राजकुमारी मदालसा सभी विद्या में निपुण हो गई है। सर्व विद्या निष्णाता इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, सभी विद्या में निपुण, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो राजकुमारी मदालसा, मदालसा निपुण हुई है, तो किसके लिए ही? मदालसा के लिए, मदालसा, मदालसा यही। दूसरा भाग शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौने विशेषिणाम अत्र वार्धके इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति। वार्धके बुढ़ापा, बुढ़ापे का विलोम क्या है इसमें, इस पंक्ति में? तो क्या आ जाएगा? यौने, युवावस्था में, यौने। वार्धकी का विलोम पद यौने। तीसरा भाग रघुणाम अन्वयम वक्षे, अत्र वक्षे इति क्रिया पदस्य कर्तृपद किम। तो वक्षे क्रिया है, तो कर्तृपद इसमें क्या है? इसमें क्या है कर्तृपद? यह आ जाएगा अहम। कि कौन देखे, कि मैं कालिदास, जो लिखने वाला कौन है? तो कालिदास है, तो कालिदास देखे, कालिदास के लिए इसमें दिया गया है। अब अगला भाग देखेंगे। आकार्ये अहम कुल गुरुम तुम्बरुम असौ अग्निम साक्षीकृत्य आशीर्वचांसि वक्ष्यति, अत्र असौ इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम। अब कुलगुरु को बुलाओ तुम्बरु को, और तो उसको असौ, कि उनको किसके लिए है? कुलगुरु के लिए प्रयोग किया गया है। असौ किसके लिए है? कुलगुरु, कुलगुरुवे, कुलगुरु के लिए प्रयोग किया गया है। पांचवा भाग भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, अत्र अर्जुन इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अर्जुन के लिए क्या प्रयोग किया गया है? तो क्या प्रयोग किया गया है? भारत। अगला भाग अशुचौ नरके पतन्ति, अत्र विशेषण पदम किम। अपवित्र नरक में गिरते हैं, तो इसमें क्या पूछा गया है? विशेषण। विशेष्य और विशेषण का को पता होना चाहिए। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण। तो विशेषण पूछा है, नर्क क्या है? विशेष्य है। और विशेषण पूछा है तो कैसा नर्क है? तो अशुचौ। अगला भाग सार्ववर्णिकः पंचमो गेय वेदः, अत्र विशेष्य पदम किम, कि यहाँ विशेष्य पद क्या है? विशेष्य पद क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो किसकी विशेषता बताई गई है यहाँ? गेय वेद। किसकी विशेषता है? गेय वेद की। ये 5वें प्रश्न के सारे उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे।
अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुसारम शुद्धम उत्तरम चिनुते। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पद प्रसंग अनुसार शुद्ध उत्तर चुने। उनका अर्थ क्या है ये चुनना है आपको। तो पहला भाग है ततस्तयोरेवं अभूत आलाप है, उन दोनों के बीच हुई आलाप है बातचीत। तो क्या है इसमें बातचीत के लिए क्या वार्तालाप कलह या विवाद लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं, तो आलाप क्या होता है, आलाप का अर्थ क्या है वार्तालाप। दूसरा भाग सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबकी लोचन नेत्र, शास्त्रम शास्त्र है, तो लोचन किसके, लोचन का क्या अर्थ है मुखम नेत्रम, और कर्णम में से क्या आएगा नेत्रम। तीसरा भाग केवलम महाराज शिव वीरस्य आज्ञाम वयम शिरसा वहामः, हम केवल महाराज शिवाजी की ही आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं, उनको मानते हैं। तो पालयामः है, तिरस्कुर्मः है और मानयामः है, तो क्या आ जाएगा इसका क्या आएगा पालयामः, पालन करते हैं। अगला भाग वस्तु निमेष मात्रेण विनाशम भजेत, कि वस्तु निमेष मात्रेण, निमेष क्या है पल भर में ही समाप्त हो जाती है, तो क्या जाएगा क्षण मात्रेण, निमेष मात्रेण क्षण मात्रेण। पांचवा भाग मत कृते आवश्यकता नास्ति अवलंबनस्य, मुझे किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है, तो अवलंबनस्य का क्या अर्थ हो गया किसी वित्त से धन की, तो ये नहीं है सहायताया श्रमस्य, तो क्या आ जाएगा सहायताया, सहायताया किसी की सहायता की जे आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे संस्कृत साहित्य इतिहास परिचय। अब इसमें देखेंगे समुचितस्य रचनायाः कवि व अभिधानम चिनुते, रचना या कवि का नाम छाटे। तो बुद्धचरितम अस्याः रचनायाः लेखक, बुद्धचरित के लेखक कौन हैं, तो बुद्धचरितम किसने लिखा अश्वघोष ने, बुद्धचरितम अश्वघोषः। दूसरा भाग अंबिका दत्त व्यास है, अस्य लेखकस्य रचना का, अंबिका दत्त व्यास की रचना कौन सी है, तो अंबिका दत्त व्यास ने क्या लिखा शिवराज विजय, शिवराज विजय है, शिवराज विजय की रचना की। तीसरा भाग आचार्य वेद कुमारी घई कम पाठ्यांशम लिखितवती, आचार्य वेद कुमारी घई ने किस पाठ्यांश को लिखा, तो किसको लिखा इसने मदालसा। अगला भाग देखते हैं नई के नापी समम गता वसुमती अस्य पाठ्य से रचयिता गए, किसी एक के साथ भी पृथ्वी नहीं गई, इस पाठ की रचना किसने की है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कौन है बल्लाल सेन, बल्लाल सेन। अभी 6 और 7 के उत्तर आप लिख सकते हैं, प्रश्न नंबर 6 और 7 के। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे गद्य पद्य नाटकस्य च विधानाम समुचितम वैशिष्ट्यम चिनुते, गद्य पद और नाटक की विधाओं की उचित विशेषता के बारे में छाटे। तो पहला भाग छंदो रहितम काव्यम किम कथ्यते, छंदो रहित, छंद से रहित, जिसमें छंद नहीं होते वह काव्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए छंदों से युक्त रचना पद्य है और छंदों से रहित रचना क्या है गद्यम, गद्यम। दूसरा भाग माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमय शाश्वती समः इति उदाहरणम कस्य अस्ति, ये किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, ये देखने से आपको पता चल रहा है ये किसका उदाहरण है, तो पद्यस्य, पद्यस्य। अगला भाग नायक है कुत्र अनिवार्य भवति, नायक कहाँ अनिवार्य होता है, तो किसमें नायक किसमें होता है अनिवार्य, नाट्य, नाटक में, कि नाटक में अभिनय करके दिखाएगा नायक, रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, नाटक में तो नायक होना अनिवार्य है। नाट्य से अपरम नाम किम, नाट्य का दूसरा नाम क्या है,
नाट्य का दूसरा नाम क्या है? रूपकम, रूपक। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। गद्य पद्य चंपू काव्यम च विधानाम समुचितम वैशिष्ट्यम चिनुते। गद्य पद और चंपू की इन विधाओं की उचित विशेषता को छाटे। पहला भाग चंपू काव्यम कीदृशम भवति। चंपू काव्य कैसा है? कैसा होता है चंपू काव्य? गद्य पद या गद्य पद्य मयम। तो इसमें चंपू में दोनों होते हैं, गद्य पद्य मयम। दूसरा भाग पद्य काव्यम अस्य वैशिष्ट्यम किम भवति। पद्य काव्य का विशेषता इसमें क्या है? क्या विशेषता है? तो गेयता, छंदा भाव। छंदों का भाव तो नहीं होता, पद्य काव्य में छंद होते हैं, प्रसन्न अलग है। तो इसमें क्या आ जाएगा? गेयता। पद्य का काव्य गाए जा सकते हैं। तीसरा भाग नायिकायाः अनिवार्यता कुत्र न भवति। नायिका की अनिवार्यता, नायिका जरूरी किसमें नहीं होनी चाहिए? तो कौन सा ये है कि जिसमें नायिका नहीं होती? तो क्या आ जाएगा इसमें? चंपू काव्य। गद्य काव्यम अस्य वैशिष्ट्यम किम नास्ति। गद्य काव्य की विशेषता क्या नहीं है? लघुता, छोटा होना, श्लिष्टता, छंदोबद्धता। तो क्या है इसमें? गद्य काव्य में क्या नहीं होता? छंदोबद्धता नहीं होती, छंद नहीं होती। गद्य काव्य छंदों से रहित रचना है। छंदोबद्धता। गद्यम कवि नाम किम वदंती। गद्य कवियों का क्या कहता है? निकषम। निकषम कसौटी, कसौटी को कहता, कसौटी को कहता। ये प्रश्न नंबर 8 और 9 के उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। अब आ भाग 40 अंक का आपका बहुविकल्पात्मक था। अब आपका 40 अंक का वर्णनात्मक इसमें प्रश्न होंगे। तो अपठित गद्यांश है इसमें। अपठित गद्यांश को मैंने अपठित गद्यांश की 2 वीडियो बनाई हैं, किस प्रकार उसको अच्छे से हल कर सकते हैं, तो आप एक बार उनको देख सकते हैं। अब सबसे पहले तो एक बार हमें उसकी हिंदी समझ में आनी चाहिए, चाहे अक्षरशः ना आए पर हिंदी थोड़ी सी उसकी समझ में आनी चाहिए, तभी आप प्रश्नोत्तर हल कर पाएंगे। अखिल भारतस्य संचारं कृत्वा विवेकानंदेन नैके अनुभवः प्राप्ता। अखिल भारत, पूरे भारत में विचरण करके विवेकानंद ने अनेक अनुभव प्राप्त किए। तेषां निष्पीडनात् तेन आविष्कृतम् इदम् एकं सत्यं यत् आध्यात्मिकता एव भारतस्य मेरुदंड अस्ति। इन सभी सोच विचार से उन्होंने खोज की कि आध्यात्मिका ही भारत की रीढ़ है, मेरुदंड है। तादृशः महिमा भारतस्य धुरी विदति। इस प्रकार की महिमा भारत की धुरी है। और चेदपि देशवासीषु, फिर भी देशवासी समाजे राष्ट्रस्य सर्व क्षेत्रे अपि कुतः एतावन् कि देश समाज में, राष्ट्र में, सब क्षेत्र में इस प्रकार की कलह, क्षोभ, गुस्सा, विप्लव च और लड़ाई झगड़ा इस प्रकार की भावना है। एतादृशी भेद भावना कुतः है, भेद भावना कहाँ से आई है? एतस्य विरोधस्य परिहारः साध्य उतने। इसके विरोध से, इसका विरोध, इसको दूर करने का, इस प्रकार की भावना को दूर करने का उपाय क्या है या नहीं? इति चिंता कर्म है स्वामी ने मनसी जाते, कि यही चिंता उनके मन में थी। परिहारस्य अन्वेषणम, उसके उपाय को, इसको दूर करने के उपाय को करने के लिए एव इति दृढ़ मतिम, के उपाय करना ही चाहिए। इस प्रकार उन्होंने दृढ़ विश्वास करके सह विचार समुद्रम अवगाहितवान, विचार समुद्र में डूब गए, कि विचारों में डूब गई। युगपद ए और समय के पश्चात कन्याकुमारिया तरंगित समुद्रे अपि कूदतवान, और कन्याकुमारी की समुद्रों की लहरों में कूद गई। यथा कश्चित पिता, कोई पिता माता की तरह मृत्युतया प्यार से, कोमलता से शिशुम गृहीतुम अजानन, न जानते हुए, बच्चे को रखने को न जानते हुए भी उत्क्षेपणादिकम कृत्वा, उसको उछल कूद उसके साथ उछाल कर खिलाते हैं, जैसे उसको शिशुना से गृहती, बच्चे के साथ खेलता है। तथा वैसे ही तरंगापि, लहरें भी पातनोत्पातन पूर्वम तम इतस्ततः अगुणयन,
की ओर लहरें उनकी लहरों के उछालों से इधर से उधर वो घूमे। न केवलम बाह्य तरंगा, केवल बाहर की तरंगों से नहीं, समुद्र की तरंगों से ही नहीं, राष्ट्रस्य दुःस्थिति रूपा की बुरी स्थिति के रूप में आंतरिक चिंता तरंगा भी, जो अंदर उसकी चिंताओं की जो लहरें थी वे भी तस्य चित्तम अमंथन, उनके चित्त को, उसके हृदय का मंथन किया। त्रयाणाम समुद्राणाम संगमे, तीनों समुद्रों के संगम में दीर्घ कालम तरणम कृत्वा, और लंबे समय के बाद उसमें तैर करके, सह वह एक श्याम शिलायाम, वह एक पत्थर पर उपाविशत बैठ गए। भारतीय परंपरायाः दृश्यानि, भारतीय परंपरा के दृश्य, भारतीय इतिहासस्य उन्नत अवनत्योः च दृश्यानि कर्मशः तस्य चित्तादृशि प्रतिबिंबितानि आभवन्, कि भारतीय परंपरा के दृश्य, भारतीय इतिहास की उन्नति और अवनति के दृश्य कर्म से उनके हृदय में प्रतिबिंबित हुए। अब देखेंगे, अब एक पदेन उत्तर, केवल इसमें 4 भाग का ही उत्तर देना, तो एक पद में उत्तर देना है। तो आपको क्या करना है, इसमें एक पद के उत्तर के लिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला भाग क्या है, विरोधस्य परिहारस्य किम करणीयम, विरोध की दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इसमें वो ये लाइन ढूंढेंगे आप, ये देखिए, परिहारस्य करणीयम, क्या करना चाहिए परिहार का, इसके विरोध के परिहार का अन्वेषणम, क्या आ जाएगा इसका, अन्वेषणम। पहले भाग का उत्तर होगा अन्वेषण। क्या करना चाहिए, तो एक पद में उत्तर देना, तो केवल एक पद में उत्तर देना। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरा वाक्य लिख देते हैं, जो कि गलत है। जितना पूछा जाए उतना ही आपको उत्तर देना है। दूसरा भाग, स्वामिनो मनसी कह जाते, स्वामी के मन ये पंक्ति आप ढूंढेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्वामी न मनसी कह जाता, क्या हो, तो इसमें आप ढूंढ लेंगे चिंता कर्म है, तो क्या आ जाएगा इसमें, स्वामी न इति चिंता स्वामी न मनसी जाते, तो कह जाते, तो जो इसमें पूरी पंक्ति देख लेंगे, जो आपके क्वेश्चन में नहीं है वही इसका आंसर होगा, चिंता कर्म है। ये दूसरा भाग का उत्तर होगा। तीसरा, विवेकानंद कस्याः तरंगित समुद्री अपि कूर्दितवान्, तो इसमें ये पंक्ति ढूंढेंगे आप, युगपदे एव, ये आप देखेंगे अब, युगपद एव तरंगित समुद्रे कूर्दितवान्, तो कस्याः, कन्याकुमार्याः। पूरी पंक्ति में जो आपका प्रश्न है उसमें देखेंगे कि पूरी पंक्ति में से कौन सा शब्द नहीं है, वही आंसर होगा, कन्याकुमार्या। चौथा भाग, भारतीय इतिहासस्य कयोः दृश्यानि प्रतिबिंबितानि अभवन्, भारतीय इतिहास के कौन से दृश्य, तो आ जाएगा भारतीय इतिहासस्य दृश्यानि, कौन कौन से दृश्य, उन्नत अवनत्योः, उन्नति और अवनति के, आंसर होगा। पिता का इव शिशुना सह क्रीडति, पिता किसकी तरह बच्चे के साथ खेलते हैं, तो ये आपने ये पंक्ति ढूंढेंगे, पिता इव शिशु बच्चे के साथ खेलते किसकी तरह है, माता इव, किसकी तरह, माँ की तरह। अब पूरे वाक्य के उत्तर देखेंगे। पहला भाग, भारतस्य संचारं कृत्वा स्वामिना के प्राप्ता, भारत का विचरण करते पूरे जो घूमे उससे क्या मिला, तो आ जाएगा, भारतस्य संचारं कृत्वा, अखिल भारतस्य संचारं कृत्वा विवेकानंदेन अनेके अनुभवा जाता। ये पूरी पंक्ति आप लिख देंगे, पूरे वाक्य में उत्तर देना, तो पूरे वाक्य में ही आप लिखेंगे। के स्वामिनः चित्तम अमंथन, तो के स्वामिनः चित्तम अमंथम, तो क्या आ जाएगा, इसमें आप देखेंगे
चिंतितम आमंथम, ये आ जाएगा पूरा। न केवलम बाह्य तरंगा राष्ट्रस्य दुस्थिति आंतरिक चिंता तरंगा अपि चित्तम मथम, ये पूरा आ जाएगा इसमें। तीसरा भाग, समुद्राणाम संगमे स्वामी किम कृतवान, समुद्रों के संगम पर स्वामी ने क्या किया, तो क्या आ जाएगा, त्रयाणाम समुद्राणाम संगमे त्रिकालम तरणं कृत्वा सह एकस्याम शिलायाम उपाविशत, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा वाक्य इसका उत्तर होगा। अस्य अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम लिखते हैं, शीर्षक लिखिए। शीर्षक के लिए आप क्या करेंगे, शीर्षक या पहली या दूसरी लाइन में और लास्ट की 2 लाइन इनमें छाटेंगे आप। इसमें एक तो हो सकता है स्वामी विवेकानंद है। दूसरा, आप शीर्षक का सबसे आसान तरीका आपका है, कोई भी अगर सूक्ति या इस तरह की कोई भी दी हुई पद दिए हुए हैं तो वो उसका आध्यात्मिकता एवं भारतस्य मेरुदंड है, यह इसका सही शीर्षक हो सकता है। यह भारतीय परंपरायाः दृश्यानि, इस तरह स्वामी विवेकानंद है, तो इस तरह कोई भी इसका। हाँ, एक शीर्षक लिखते हुए भी बच्चे गलती करते हैं कि पूरा वाक्य लिख देते हैं। शीर्षक 3-4 शब्द का ही होना चाहिए, पूरे वाक्य का नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शब्द उसमें नहीं होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, 2-3 पंक्ति भी लिख देते हैं, वो गलत है। ई भाग, यथा निर्देशम उत्तरत। पहला भाग, तेन नैके अनुभवा प्राप्ता, कि उनके द्वारा अनेक अनुभव प्राप्त किए गए, अनेक अनुभव किए, तो किनके द्वारा, ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है, विवेकानंद के लिए, तो क्या आ जाएगा, विवेकानंदाय, क्या आएगा, विवेकानंदाय। कुर्दित्वान इति क्रियापदस्य कर्तृपद किम, कि कुर्दित्वान के, कूदे, कौन कूदा, कुर्दित्वान, तो इसमें कुर्दित्वान के कौन, तो तस्में विवेकानंद आए, विवेकानंद के लिए कौन निकले थे कूद कर, तो विवेकानंद आए, विवेकानंद के लिए प्रयोग किया जाएगा। तीसरा भाग, एतावान कलह इत्यान्यो पदयो किम विशेषण पदम, तो इतावान, इसमें विशेषण क्या है, एतावान कलयो हो, में क्या है विशेषण, एतावान, क्या आ जाएगा, एतावान विशेषण है, क्योंकि कलह की विशेषता बताई गई है, एतावान, इतनी। उन्नति इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशात चित्वा लिखते हैं। उन्नति का विपरीत पद लिखेंगे, तो उन्नति का क्या था, उन्नति का अवनति, अवनति, उन्नति का विपरीत क्या होगा, अवनति। ये पूरे अपठित गद्यांश के उत्तर हैं, आप इनको ध्यान से लिख सकते हैं। ये ई और ई के उत्तर हैं। अब देखेंगे रचनात्मक कार्य। नंबर 11 आपका रचनात्मक कार्य का होगा। इसमें पत्र होगा, पत्र में मंजूषा में दिए हुए पदों में से छाट कर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। इसके लिए भी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, जिसमें आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, तो वो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। भवान सर्वेशः उदयपुरे वसति, आप सर्वेश हैं, उदयपुर में रहते हैं। भवान उदयपुरस्य सौंदर्यं द्रष्टुं स्वमित्रं चंद्रेशम आमंत्रयति, और आप उदयपुर के सौंदर्य को देखने के लिए अपने मित्र चंद्रेश को आमंत्रित करते हैं। तो आपका नाम बता दिया, आपका क्या नाम है, सर्वेशः, और उदयपुर में रहते हैं, और आपके मित्र का क्या नाम बताया, चंद्रेशम। तो यही आपको लिखना है। अत्र मंजूषा
पदानां सहायतया इदं पत्रम संपूर्य पुनः लिखतु। इसको पूरा, इस पत्र को भर के और दोबारा लिखें। तो मंजूषा में से आप छाट कर इसको करेंगे। यहाँ तो जैसे दिनांक है, पहले में जगह आ जाएगी कहाँ से पत्र, यहाँ क्या आ जाएगा जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। फिर प्रिय मित्र, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, जो पत्र, इसको पत्र लिखा जा रहा है, यहाँ से तो यहाँ आएगा पत्र लिखने वाले का, पहले में क्या आएगा जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, कहाँ से, उदयपुर से, और यहाँ प्रिय मित्र। और मंजूषा में से आप ये मंजूषा है, मंजूषा को पढ़ लेंगे। बहुधीय मित्रम सर्वेश इसमें दिया हुआ है। मंजूषा के पद पढ़ के और आप उसमें रिक्त स्थान भरेंगे। एक बार रिक्त स्थान का आप देख लेते हैं एक बार। पहले में उदयपुरतः है, उदयपुर से। प्रिय सुहृद चंद्रेश, चंद्रेश था नाम आपके मित्र का बताया गया था। शुभम भवतु, शुभ सब ठीक हो। निवेदम इदमस्ति यत अत्र सर्वम कुशलम वर्तते, यहाँ सब ठीक है। भवतः है कुशलता, इच्छा में आपकी कुशलता की इच्छा करता हूँ। मित्रवर, प्यारे मित्र, इदम उदयपुर नगरम अतीव, यह उदयपुर नगर अतीव अत्यधिक सौंदर्यम युक्तम वर्तते, सुंदरता युक्त सुंदर है। इदम नगरम महाराणा उदय सिंह राजाधिराजेन, की है नगर महाराज उदय सिंह राजा के द्वारा स्थापितम आसीत, स्थापित किया गया था, बनाया गया था। इदम प्रतीयते यत एतत् नगरम धरायाः, यह प्रतीत होता है कि यह नगर पृथ्वी की स्वर्गम इति, स्वर्ग है। एक एक पद आप भरते जाएंगे। रिक्त स्थान में भरने के बाद एक बार आप उसको पूरा पढ़ के देख लेंगे, कोई गलती होगी आप उसको ढूंढ पाएंगे। यही तरीका आपको अपनाना है। इदम सरोवराणाम नगरम अपि कथ्यते, यह सरोवरों का नगर भी कहा जाता है, तालाबों का नगर भी कहा जाता है। यतः क्योंकि अत्र अनेके सरोवराः सन्ति, यहाँ अनेक तालाब हैं। अनेन अत्र ग्रीष्मस्य अनुभवः अपि न भवति, इसी कारण यहाँ गर्मी भी अनुभव नहीं होती। निकटे एव महाराणा प्रताप महाभागानां स्मरणं कारयन्ती हल्दी घाटी अपि वर्तते, इसके पास में ही महाराणा प्रताप को याद कराती हुई हल्दी घाटी भी है। अत्र भूमि रक्तवर्णा, रक्तवर्णा अस्ति, यहाँ भूमि भूरे रंग की, लाल रंग की है। समीपे एव स्थितम, पास में स्थित वैष्णव संप्रदाय से प्रसिद्धम, वैष्णव संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थम नाथ द्वारा अपि अस्ति, नाथ द्वारा भी है। यत्र जना अहर्निशम तीर्थयात्रां कर्तुम आगच्छन्ति, यहाँ दिन रात तीर्थ यात्रा करने के लिए लोग आते हैं। एक लिंग महादेव से, एक लिंग महादेव के देवालय मंदिर में आर्य समाजस्य प्रवर्तकस्य, आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंदस्य संस्मरणम कारयति, यहाँ उनकी भी संस्मरण को याद किया गया है। यत्र महर्षि दयानंद है सत्यार्थ प्रकाश महाग्रंथम रचितवान, यत्र जहाँ महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी, यहीं की थी। मित्र मम अतीव अभिलाषा वर्तते, मेरी अत्यधिक इच्छा है। यत की भवान आप अवश्यमेव जरूर ही अस्य इस नगर से दर्शनार्थम, इस नगर को देखने के लिए अत्र यहाँ शीघ्रम आगच्छेत आए। अहम त्वाम समस्ते क्षेत्रे नेष्यामि, मैं तुम्हें सब जगह लेके जाऊंगा। शीघ्रम स्वागमनस्य सूचनाम यच्छतु, भगवान की जल्दी ही आपके आने की सूचना चाहता हूँ कि आप जल्दी आए। भवदीय मित्रम, आपका मित्र, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है, सर्विस आपका नाम इसमें दिया हुआ है। अब अगला है प्रश्न नंबर 12। मंजूषा प्रदत्त पद सहायतया अधोलिखिताम कथाम पूरयेत, कि मंजूषा में दिए हुए पदों की सहायता से कथा को पूरा करें। पहले एक बार कथा को पढ़ लेंगे, मंजूषा के पदों को समझेंगे और उसके पश्चात एक एक रिक्त स्थान भरते जाएंगे और पूरा भरने के बाद एक बार पूरी उसको लघु कथा को उसको हिंदी समझते हुए समझेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें आपकी गलती होगी तो आप ढूंढ पाएंगे। अब भरी हुई कथा को एक बार उत्तर से देख लेते हैं।
भारतीय योगी सर्वत्र, भारत के योगी सभी जगह पूज्यते, पूजे जाते हैं, सम्मान पाते हैं। विश्व सर्व दिक्षु सर्वस्य योग बलात्, विश्व में सभी दिशाओं में अपने योग बल के कारण अध्यात्म ज्ञानम और अपने अध्यात्म ज्ञान के प्रसारितवान फैलाया स्वामी विवेकानंद ने। विदेशेषु तेन प्राप्ता, विदेशों में उनके प्राप्त अनुभवा असंख्यकाः, अनेक, उनके अनुभव अनेक थे। स्वामी महानौकया चीन देशम प्राप्नोत, स्वामी एक बड़ी नौका से चीन देश में गए। तत्र कानिचन नगराणि च पश्यत, उसमें वहाँ कुछ नगर देखे। तत्र वहाँ मंदिरेषु चीनेत्र जनानाम, वहाँ मंदिरों में चीनी लोगों के अलावा दूसरे व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध मना था। इति सह जानाति, समय वह जानते थे। तथापि फिर भी इत्र मतेषु विद्यमाना उत्कृष्टांशा जातव्या इति धिया स बलात् मंदिरम एकम प्रविष्टवान। तथापि फिर भी दूसरे मतों में विद्यमान अच्छी जो अंश हैं, अच्छी बातें हैं, उनको जानना चाहिए, कि दूसरे धर्म की जो अच्छी बात है उसको जानना चाहिए। इसी इति धिया, इस प्रकार सोचकर, इसी बुद्धि से वह बलपूर्वक एक मंदिर में प्रवेश कर गई। सपदी द्वित्राः रक्षकाः स्वामिनम उपरुद्ध्य स्थिता, कि वहाँ 2-3 रक्षक स्वामी को उपरुद्ध रोककर खड़े थे। स्वामी ने साहाय्यार्थम कश्चन द्विभाषाज्ञः अनुवादक आसीत्, सहायता के लिए कश्चन कोई 2 भाषाओं को जानने वाले अनुवादक के रूप में कोई था। यदा सह अपि पलायने उद्युक्त है, यदा जब वह भी पलायने भागने के लिए उद्युक्त है, तैयार हुआ, तब स्वामी तम गृहीत्वा, स्वामी ने उनको पकड़कर महोदय योगी इति पदम चीन भाषया कथम अभिधीयते इति अपृच्छत्, कि योगी शब्द को चीन भाषा में कैसे बोला जाता है यह पूछा। अनुवादक है, किसने बताया? अनुवादक। तत्पदम त्वरया उच्चार्य अपगत है, और वह अनुवादक उस पद को, किस पद को, कि संस्कृत भाषा में योगी को क्या कहते हैं, इस पद को जल्दी से उच्चारण करके अपगत चला गया। क्षणानंतरी स्वामी रक्षकान उद्देश्य, और उस पल पश्चात स्वामी ने रक्षकों को उद्देश्य करके, अहम, मैं भारत देश से आगता योगी अस्मि, मैं भारत देश से आए योगी हूँ। इति उच्चैः वदति, इस प्रकार ऊंचे से बोला, जोर से बोला। आश्रयम नाम, आश्चर्य की बात है कि प्रहरणो उद्युक्ता, कि प्रहार करने के लिए तत्पर वे चीन रक्षकाः, वे चीनी रक्षक स्वामिनम, स्वामी की नमस्कृतवन्तः सत्कृतवन्तः च, और उन्होंने स्वामी को नमस्कार किया और उनका आदर सत्कार किया। अब अथवा में, लघु कथा के अथवा में वार्तालाप है। वार्तालाप में रिक्त स्थान भरे। अधोलिखित संवाद में रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थान भरे। तो इसमें देखेंगे उत्तर से इत समझेंगे आप। वैद्य है, वैद्य। आगच्छ, आओ पुत्र। किम जातम, क्या हुआ? ज्वर है। अस्ति किम, क्या बुखार है? राजीव, न ज्वर नास्ति, बुखार नहीं है। उदरी पीड़ा अस्ति, पेट में दर्द है। वैद्य, एवं ऐसा है। ज्वर नास्ति उदरी पीड़ा वर्तते, कि बुखार नहीं है तो पेट में दर्द है। किम भक्षितम, आपने कल क्या खाया था? राजीव, न किमपि, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। केवलम आपने, केवल बाजार में आलू कस्य वटका खादिता, कि केवल मैंने कल बाजार में आलू की टिक्कियाँ खाई थी। वैद्य, अहो, अरे आपने आलू कस्य वटका खादिता, कि आलू की टिक्कियाँ खाई थी बाजार से। किम न जानासि, क्या नहीं जानते? अधुना बही खाद्य वस्तुनि न खादितव्यानि, कि अब बाहर की वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। एत चूर्णम स्वीकरोतु, अब यह चूर्ण लो। अब राजीव चूर्ण के बारे में पूछेंगे तो क्या लिखेंगे हम? कटु तो नास्ति, कड़वा तो नहीं है। वैद्य, अरे नहीं, कटु नास्ति, कड़वा नहीं है। पुनरपि औषधे कृते,
दवाई के लिए स्वाद न गणनीय है, दवाई के लिए स्वाद नहीं गिनना चाहिए। राजीवास्तु, ठीक है। दिने कतिवारम गृहीतव्यम, पूछता है कि कितनी बार लेना है ये। वैद्य, दिने त्रिवारम, दिन में 3 बार, 1 चमचा मात्रम, 1 चम्मच मात्र, उष्ण जलेन गृहीतव्यम, गर्म पानी से लेना। अब उसके पश्चात अब क्या होगी संवाद कि पूछेगा कि फिर आना है या नहीं आना है। तो पुनः आगमनस्य आवश्यकता अस्ति किम, क्या दोबारा आने की आवश्यकता है। कदा आगंतव्यम, कब आना चाहिए। तो वैद्य, पुनः आगमनस्य आवश्यकता एवं न भविष्यति, की दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस चूर्ण से ही आराम हो जाएगा। स्वास्थ्य प्रति भविष्य जागरूक भव, और स्वास्थ्य के प्रति आप भविष्य में जागरूक बनो। आरोग्यम परमम सुखम, आरोग्य स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। राजीव है, धन्यवाद है, प्रणमामि, नमस्कार करता हूँ। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। भारतीयः कृषकाः इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्यमितं अनुच्छेदम लिखित। भारतीय कृषकाः, इस आधार पर 5 वाक्य का अनुच्छेद लिखें। मंजूषा प्रदत्त पदानाम सहायता अपेक्षिता चेत, अगर मंजूषा में दी हुई पदों की आवश्यकता है तो गृहीतव्या ले सकते हैं, अन्यथा स्वयं चिंतित्वा, या अपने आप सोचकर अपने स्वतंत्र रूपेण लिखितव्यम, कि अपने आप भी स्वतंत्र रूप से आप लिख सकते हैं। कि आप चाहें तो मंजूषा के शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो इसमें जैसे हम भारत में एक कृषि प्रधान देश अस्ति, हम स्वतंत्र रूप से लिखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अतः कृषकाः भारतस्य अर्थव्यवस्थायाः मूलम, तो कृषक जो किसान है भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल में है, जड़ में है, जो अर्थव्यवस्था उन पर निर्भर है। भारतीय कृषकः सरल हृदय परिश्रमी च भवति, भारतीय कृषक सरल हृदय और मेहनती हैं। भवती में ये ती में ई छोटी आएगी। सह अस्माकम अन्नदाता वर्तते, वो हमें अन्न देने वाले हैं। अधुना कृषक अनेका भी समस्या भी ग्रस्तः अस्ति, कि अब किसान अनेक समस्याओं से पीड़ित हैं। तस्य जीवन स्तर है निम्ना अभिमुखी वर्तते, कि उनका जीवन स्तर बहुत ही नीचे, बहुत ही गरीब हैं। कृषका नाम उन्नति ए भारतस्य उन्नति अवलंबते, कि किसानों की उन्नति ही भारत की किसानों की उन्नति पर ही भारत की उन्नति निर्भर करती है। या इसके अथवा में आएगा, या तो ये अनुच्छेद आ जाए, या फिर 5 वाक्य आपको संस्कृत में अनुवाद करने हैं। तो जैसे पहला है, पहले भारत विश्व गुरु कहलाता था, तो क्या होगा इसका, पुरा भारतम विश्व गुरु कथ्यते समय। दूसरा, राजस्थान वीरों की जन्मदायिनी भूमि है, राजस्थानम वीराणाम जन्मदायिनी भूमि अस्ति। तीसरा, साहित्य में समाज प्रतिबिंबित तो होता है। साहित्य में सप्तमी आ गई, तो क्या साहित्य समाज है प्रतिबिंबित है भवती। चौथा भाग देखेंगे। थोड़ा जानने वाला व्यक्ति ही निरंतर बोलता रहता है। अल्पज्ञ है, जन है, एव निरंतरम वदति, थोड़ा जानने वाला ही लगातार बोलता रहता है। गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है। गुणवान जन एव गुणम जानाति। माँ बच्चे से प्यार करती है। माता या अम्बा बाले स्नेहयति। इसका प्रयास निश्चय ही प्रशंसनीय है। अस्य प्रयासः निश्चयेन प्रशंसनीयः अस्ति। अब पठिता अबोधन होगा। आपका 14वां क्वेश्चन है। तो इसमें जो पाठों पर आधारित जो गद्यांश पद्यांश, एक गद्यांश होगा, एक पद्यांश होगा, एक नाट्यांश होगा, उनमें से आपको प्रश्न छाटने हैं, प्रश्नोत्तर छाटने होंगे। तो ये पाठों की हिंदी आपको अच्छी समझ में आनी चाहिए। अब तक आपने पाठ सारे पढ़ भी लिए हैं, तो जैसे जल्दी मैं बता भी देती हूँ। पूरा धारा राज्य, पहले धारा नगरी में सिंधुल संजो राजा चिरम प्रजा प्रिय पालियत, कि पहले धारा नगरी में सिंधुल संजय नाम के राजा ने लंबे समय तक प्रजा का पालन किया, कि वहाँ राज्य किया। तस्य वार्धक्ये भोज इति पुत्र है समझनी, उसके बुढ़ापे में भोज नाम का पुत्र पैदा हुआ। सह वह यदा
पंचवार्षिक तथा तदा जब वह 5 साल का हुआ, पिता ह्यात्मनो जराम ज्ञात्वा, वह अपने पिता अपने बुढ़ापे को जानकर कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुख्यम अमात्यान आहूयानुजम मुंजम महाबलम आलोक्य पुत्रम च बालम समीक्ष्य विचार्य मास यद्यहम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम सहोदरम अपाहाय राज्यम पुत्राय पृच्छामि तदा लोकापवादः, कि जब 5 साल का हुआ तो अपने आप को बूढ़ा जान करके उसने मुख्यमंत्री को बुलाकर और अपने मुंज जो छोटा भाई है उसको मुंज को शक्तिशाली मानकर और पुत्र को अपना बालक मानकर ये सोचा कि अगर मैं राज्य लक्ष्मी को धारण करने में, राज्य को संभालने में समर्थ है, अपने भाई मुंज को छोड़कर राज्य अपने पुत्र को देता हूँ तो लोक अपवाद होगा, समाज में बुराई होगी, मेरी निंदा होगी। अथवा बालम में पुत्र मुंजो राज्य लोभा द्विषादिना मारिष्यति, कि और बच्चे को मेरा बालम में पुत्र मेरा बच्चा है, पुत्र छोटा है मुंज, उसको राज्य लोभ के कारण उसको मार भी देगा। तथा तब दत्तम अभी राज्यम व्यर्था, तो राज्य दिया हुआ राज्य भी बेकार हो जाएगा। और पुत्र हानिर वंशोच्छेदश्च इति विचार्य, और पुत्र हानि भी होगी और वंश का विनाश हो जाएगा, विचार कर राज्य मुंजाय दत्तवा, राज्य मुंज को देकर तत्संग उसकी गोद में भोज महात्मानम मुमोच, और अपने पुत्र भोज को उसकी गोद में छोड़ दे दिया। तथा उसके पश्चात क्रमात् राजनी दिवंगति, जब राजा सबका स्वर्गवास हो गया, संप्राप्त राज्य संपत्ति मुंजो मुख्यम अमात्यम बुद्धि सागर नामानम व्यापार मुद्रया दूरी कृत्य, तो जब प्राप्त हुए राज्य को मुंज ने अपने मुख्य जो अमात्य था बुद्धि सागर को व्यापार के सिलसिले से दूर भेजकर तत्पदि अन्यम नियोजयामास, उसकी जगह दूसरे को लगा दिए। अतः उसके पश्चात कदाचन कभी सभायाम ज्योति ही, सभा की ज्योति ही शास्त्र पारंगत है और सभी शास्त्रों में निपुण, क्वेश्चन कोई ब्राह्मण समागम में आकर राजा न महाराज से बोला, देव महाराज लोग माम सर्वज्ञम कथयंती, कि मुझे सब कुछ जानने वाला कहते हैं। तत्किमपि यथेच्छम पृच्छ, जो कुछ आप किमपि जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। तो एक पद में उत्तर और फिर पूरे वाक्य में उत्तर। राज्य है, पुत्रस्य नाम किम, राजा के बेटे का क्या नाम था, तो क्या नाम था राजा के बेटे का, तस्य वार्धके भोजयति, तो क्या नाम था भोज, पहले का क्या हो जाएगा भोज। राजा कस्मै राज्य भारम दत्तवान, राजा ने किसको राज्य भार दिया, तो राजा ने किसको दिया मुंज को, क्या जाएगा मुंजाए, तो राजा मुंजाए मुंज को राज्यम दत्वा, तो यह आ जाएगा मुंजाए मुंज को। तीसरा भाग सभायाम ज्योति ही शास्त्र पारंगत है कै समागत है, कि सभा की ज्योति और शास्त्र पारंगत कह कौन समागत है आया, तो कौन आया शास्त्र पारंगत है, आ जाएगा ज्योति क्वेश्चन समागम में कौन ब्राह्मण है, ब्राह्मण कि कोई ब्राह्मण वहाँ आया। राजा मुख्यम अमात्यान आहूय किम विचार्य मासे, राजा ने अपने मुख्य अमात्य को बुलाकर, तो क्या जाएगा राजा मुख्य अमात्यान आहूय मुंज महाबली विचार्य मासे दे आ जाएगा पूरा। सहोदरम अपाय राज्यम लोकोपाद, यहाँ तक यह आ जाएगा राजा, पहले आएगा राजा मुख्य अमात्यम, यहाँ से हो जाएगा। सभायाम ज्योति जो दूसरा भाग संप्राप्त राज्य संपत्ति मुंज किम अक्रोत, कि राज्य प्राप्त होने पर मुंज ने क्या किया, तो आ जाएगा इसमें संप्राप्त राज्य लक्ष्मी मुखम, ये व्यापार मुद्रा दूरी करते तत्पन्न नियोजय माँ से, ये पूरा आ जाएगा यहाँ तक। ये इसके उत्तर है, प्रश्न नंबर 14 के उत्तर हैं, आप देख सकते हैं। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। अधोलिखितं पद्यम पठित्वा तदाधारितं प्रश्नानां संस्कृतेन उत्तरत्। अब ये पद्यांश को पढ़कर उसके उत्तर देने हैं। तो एक पद में उत्तर देना है, तो पहला जैसे मौनम केन निर्मितम, मौन किसके द्वारा बनाया, तो
क्या जाएगा इसमें? विधात्रा निर्मितम। तो किसने बनाया? विधात्रा। पहले का क्या आएगा उत्तर? विधात्रा। अपंडितानाम कृते मौनम किम, कि मौनम पंडितम क्या? विभूषणम, कि चुप रहना ही मूर्ख के लिए आभूषण है, विभूषणम। तीसरा वाक्य शाम समाजे मौनम भूषणम, किसके समाज में मौन ही आभूषण है? तो किसाम समाज में आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें? किसके समाज में? सर्वविदाम समाजी, सब कुछ जानने वालों के समाज में। अब पूरे वाक्य में देखें, कीदृशम गुणम विधात्रा विनिर्मितम, कीदृशम गुणम, तो आ जाएगा स्वायत्तम, स्वायत्तम एकांत गुणम, फिर आएगा अजतायाः छादनम विधात्रा विनिर्मितम। मौनम अपंडितानाम कुत्र विभूषणम, तो क्या आ जाएगा इसमें? मौनम पंडितानाम विभूषणम विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम, आ जाएगा। ये इसके उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर हैं, एक पदेन के भी और पूर्ण वाक्य के भी, आप लिख लें। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, इसमें नाट्यांश है, नाट्यांश में से क्वेश्चन छाटने हैं। तो आप देखेंगे पहला पद है रोदितव्य, एक पद में उत्तर देना उसका है। पहला, रोदितव्य काले सौमित्रिणा किम गृहीतम, कि रोने के समय में इसने क्या, सौमित्रिणा लक्ष्मण ने क्या, तो धनु गृहीतम, क्या उठा लिया? धनु गृहीतम, धनु गृहीतम इसमें दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ धनु, धनु हो, खाली क्या आएगा? धनु हो। रामस्य राज्यभ्रंशस्य लक्ष्मणस्य किम जनयति, कि राम का राज्यभ्रंश लक्ष्मण से किम जनयति, लक्ष्मण का क्या कर दिया? अस्मद् राज्यभ्रंशो भवतः उद्योगम जनयति, क्या जाएगा? उद्योगम। लक्ष्मण कम धारितुम न शक्नोति, लक्ष्मण किसको नहीं धारण कर पा रहे थे, तो किसको नहीं धारण कर पा रहे थे? ये पंक्ति ढूंढ लेंगे, न शक्नोमि रोषम धारितुम, तो लक्ष्मण कह रहा है किसको? रोषम, गुस्से को धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पहला भाग, धनुष शलाघा अस्ति चेत लक्ष्मण किम परिपाल्य, धनुष लाघा, अगर धनुष की इसमें धनुष लागा अस्ति, धनुष लागा अस्ति चेत लक्ष्मण किम, किम की जगह क्या आ जाएगा? राजा, किम की जगह क्या आएगा? राजा परिपालित, पूरा वाक्य आ जाएगा, किम राजा परिपालित। राम लक्ष्मणम किम बोधयति, राम लक्ष्मण को क्या समझाते हैं? कि भरतो वा भवेत राजा वयम वा ननु तत्समम, यदि लक्ष्मण से धनुष श्लाघा सह राजा परिपालिता। ये इसके उत्तर हैं, एक पदेन के भी और पूर्ण वाक्य के भी। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, इसमें अधोलिखितस्य पदस्य भावार्थम मंजूषा प्रदत्त पदैः पूरित्वा पुनः लिखते, कि इसमें नीचे लिखे हुए पद्य में भावार्थ में मंजूषा में दिए पदों को छाटकर पूरा करें। तो भावार्थ है श्री कृष्ण न है, पहले हम इसको पढ़ लेंगे। इदम अद्य मया लब्धम एवं प्राप्स्ये मनोरथम, इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम, इदम अद्य मया लब्धम, कि आज मैंने प्राप्त कर लिया, एवं प्राप्स्ये, यह मैं भविष्य में प्राप्त कर लूँगा, ये इच्छा, मनोरथम इच्छा। इदम अस्ति इदम अपि, इदम यह, इदम अस्ति यह आज मेरा है, इदम अपि यह भी, मे भविष्यति पुनर्धनम ये धन भी मेरा हो जाएगा। तो इसमें देखें श्री कृष्ण है कथयति, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यत मूढ़ है मूर्ख अज्ञान विमोहित है, और अज्ञान से मोहित जन व्यक्ति, अज्ञान से विमोहित व्यक्ति भवती हो जाता है, क्या हो जाता है? अति लोलुप है। तो क्या आ जाएगा इसमें? अति लोलुप है पहले में। किंचित अल्पम अपि प्राप्त, और कुछ थोड़ा सा और प्राप्त करने के पश्चात क्या हो जाता है? प्राप्य भवती हो जाता है आत्माभिमानी, वो घमंड आ जाता है।
यत् अद्य मया इदं प्राप्त, आज मैंने प्राप्त कर लिया, अतः हम अन्यम अपि समनोर्थम शीघ्रमेव, कि और दूसरे मनोरथ अपनी इच्छाओं को भी मैं जल्दी ही क्या करूँगा, जल्दी ही प्राप्तुम समर्थ है, प्राप्त करने में समर्थ होऊंगा। यत् किंचित मम अस्ति, जो कुछ मेरा है, तत्तु मम अस्ति एव, वह तो मेरा है ही, परम अन्यत सर्वम, ये अन्य सारा भी, धनम ऐश्वर्यम, धनम ऐश्वर्यम, धन ऐश्वर्य च मम ए भविष्यति, मेरा हो जाएगा। ये आपकी उत्तर सहित है। उत्तर आप प्रश्न नंबर 17 के उत्तर आप लिख सकते हैं। अब अथवा में प्रदत्त भावार्थ त्रयात् शुद्धम भावार्थम चित्वा लिखते। नीचे दिए हुए भावार्थ के 3 भावार्थ में से एक शुद्ध भावार्थ को छाटे। क भाग, दीर्घ प्रयासेन कृतम वस्तु निमेष मात्रेण विनाशम भजेत, कि लंबे समय तक प्रयास करने से, मेहनत करने के पश्चात प्राप्त हुई वस्तु भी निमेष मात्रेण, पल भर में ही खत्म हो जाती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, महत्ता प्रयत्नेन साधितम कार्यम, बहुत अधिक प्रयत्न करने से प्राप्त हुए कार्य को क्षण मात्रेण विनश्यति, क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। ख भाग, सूक्ति रसम विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान खलानाम, सूक्ति रसम विमुच्य, कि मीठे वचनों को छोड़ करके दोषेषु, दोषों में, यत्न प्रयत्न, सुमहान अत्यधिक, खलानाम दुष्टों का अत्यधिक प्रयत्न, मीठे वचनों को छोड़कर और दोषों में ही होता है। तो पहला ये इसका दुष्टा नाम प्रयास है, दुष्टों का प्रयास, सुवचनम त्यक्त्वा, अच्छे मीठे वचनों को छोड़कर, दोषेषु व्यसनेषु, दोषों बुराइयों में ही बहुत ही होता है। अब 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18, अधोलिखित अन्वय रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे लिखे हुए अन्वय में रिक्त स्थान भरे। सैस्वे अभ्यस्त विद्यानाम यौने विषयिषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम योगिनान्तिन तनुतेजाम, सैस्वे बचपन में अभ्यस्त विद्यानाम, विद्या का अभ्यास करना, यौने विषयिषिणाम और युवावस्था में विषयों का भोग करना, वार्धके मुनिवृत्ति नाम और बुढ़ापे में मुनियों की तरह रहना, योगेन योग के द्वारा अंत में तनुतेजाम और शरीर को छोड़ देते हैं। रघु वंश के राजाओं के बारे में कहा गया है। तो इसमें देखेंगे शैस्वी, इसका तरीका सबसे आसान तरीका क्या है बच्चे, कि पहले जो जो इसमें दिया वो आप शैस्वी, फिर रघुवंशी नाम यौने, जो है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, वार्धके, योगिना अंते, बाकी बचे हैं वो आप आंसर भरेंगे। उसमें देखेंगे सैस्वे यौने, क्या जाएगा, सैस्वे अभ्यस्त विद्या नाम, क्या जाएगा आंसर पहले का, अभ्यस्त विद्या नाम। फिर यौने क्या बचा है, विषय शिणाम, विषयों का भोग करें। और वार्धके अंत्य मुनि वृत्ति नाम, तीसरे में क्या आ जाएगा, मुनि वृत्ति नाम। और अंत में क्या बचा है, तनु तेजाम, जो बच जाता है वही इसमें रिक्सान में भर के देखें। अथवा में है प्रश्न पत्रात् भिन्नम पाठ्य पुस्तक से श्लोकम एकम लिखित्वा तस्य भावार्थम लिखित। प्रश्न पत्र के अलावा पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखें और उसका भावार्थ भी लिखें। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में से 4 या 5 श्लोक कर लें याद, और उनका भावार्थ भी याद कर लें। जो आपके प्रश्न पत्र में ना आए उसको आप लिख दें। अब ये 17 अथवा के और 18 के उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 18 के और 17 अथवा के। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। क स्तंभस्य वाक्यांशस्य ख स्तंभस्य वाक्यांशेन सह मेलनम कुरुते। क स्तंभ के वाक्यांश का ख स्तंभ के साथ मिलान करें। अब मिलान में मैंने बताया था कि वही पहले पहला भाग लिख दिया, फिर उससे मिला दिया, ख लिख दिया, ऐसे नहीं पूरा लिखेंगे। तो कैसे, जैसे अब देखेंगे हम ऐसे लिखना है। जैसे पहला भाग, परीक्षार्थम उद्यतो अस्मि, परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूँ।
तो इसमें किससे मिलान होगा? घ भाग। कौन सा? गृहस्थ आश्रम प्रयोगशालायाम, गृहस्थ आश्रम की प्रयोगशाला में मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा भाग लक्ष्म्याः रक्षार्थम, लक्ष्मी की रक्षा के लिए, तो उसमें किससे मिलेगा? पत्न्याः, पत्न्याः सहयोगः अनिवार्य, पत्नी का सहयोग अनिवार्य है। तीसरा भाग अपि श्रुतः भवद्भिः, आपने सुना, मम सखी विचारा, मेरी सहेली के विचार। चौथा भाग ज्ञानोदधिस्तु अनंत पारो गभीरस्य, ज्ञान का सागर तो अनंत है, ना खत्म होने वाला है, उसको पार भी नहीं पाया जा सकता, इतना गहरा है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपने एक आदर्श प्रश्न पत्र के द्वारा पेपर हल करने का तरीका आपने सीखा है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।